वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, 8वीं शताब्दी से मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। प्रारंभ में उनकी रुचि भारत के धन दौलत में थी, परंतु बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों का उद्देश्य धन दौलत अर्जित करने के साथ साथ भारत में अपना शासन स्थापित करना हो गया था। महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा आक्रांता था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी दोस्तों उसको माना जाता है। दोस्तों, देख सकते हैं कि सोमनाथ के मंदिर की ओर अगर महमूद गजनवी की दृष्टि थी तो मंदिर में मौजूद अकूत धन दौलत और संपदा को लूटना ही था। महमूद गजनवी ने भारतीय भूमि में प्रथम बार अंदर तक प्रवेश किया, यहाँ के जनजीवन व शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। वस्तुतः महमूद गजनवी के आक्रमण एक भीषण झंझावात की तरह से थे, जिन्होंने भारतीय जनजीवन को झकझोर दिया था। इन आक्रमणों में भारत का काफ़ी आर्थिक विनाश तो हुआ, परंतु कोई विशेष अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ सका। यद्यपि नष्ट हुए मंदिरों का निर्माण पुनः कर लिया गया, परंतु हिंदू शिक्षा के केंद्र मंदिरों व बौद्ध शिक्षा के केंद्र मठों को नष्ट कर महमूद गजनवी ने भारतीय शिक्षा की अकल्पनीय क्षति पहुंचाई। जब अगर हम बात करें अस्थायित्व की बात करें, शासन व्यवस्था की बात करें, आखिर मुसलमान के काल में शिक्षा की अगर हम बात करें तो दोस्तों मोहम्मद गोरी का नाम सामने आता है। मोहम्मद गोरी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। मोहम्मद गोरी से लेकर मुगल राज की समाप्ति तक अर्थात 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत और मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक नामक गुलाम की देखरेख में छोड़कर गोरी भारत से वापस चला गया। गोरी ने भी विजित प्रदेशों में हिंदू के मंदिरों को नष्ट किया, उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई। सन 1192 से लेकर मुगल साम्राज्य की स्थापना तक लगभग 300 वर्ष के दौरान मोहम्मद गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया बेगम, बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, गियासुद्दीन तुगलक, मोहब्बत तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और अंत में दोस्तों इब्राहिम लोदी आदि शासकों ने भारत में शासन किया। सन 1526 में बाबर के आधिपत्य के फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य का एक नया युग शुरू हुआ, जो लगभग 300 वर्ष तक कायम रहा। बाबर के उपरांत जैसा कि आप सभी जानते हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आदि मुगल बादशाहों ने भारत में शासन की बागडोर संभाली। अब मुस्लिम शासक आए तो अपने साथ एक नवीन संस्कृति लेके आए, धर्म लेके आए, आदर्श लेके आए। अपने शासन को दृढ़ करने के लिए उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म और इस्लामी ज्ञान व संस्कृत का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। मुसलमान दोस्तों इस देश में आए तो उनका एक बना बनाया धर्म था, एक विकसित धर्म था, एक उनकी अपनी संस्कृत थी। कोशिश उनकी ये थी कि इस देश में जो लोग शासन कर रहे हैं, जो पब्लिक है, उनको अपने अनुरूप वो ढालें। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा की। अगर हम दोस्तों बात करें, हिंदू शिक्षक की रूपरेखा में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। देश में मुसलमानों के राज के पहले मध्यकाल में भी उसका पूरा वही रूप रहा। अंतर दो बातों में विशेष रूप से हुआ। समाज का संगठन रूढ़युक्त एवं परंपरावादी हो गया और शिक्षा में संकीर्णता आई। शिक्षा केवल उच्च वर्णों एवं उनके लिए ही रह गई जो संपन्न थे। जन शिक्षा का महत्व लगभग नहीं के बराबर रह गया, किंतु इसके उद्देश्य तथा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। हिंदुओं की भांति ही मुसलमान भी विद्या का आदर करते थे। वह विद्वान का आदर करना और विद्या का प्रसार करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। मुस्लिम शिक्षा का रूप भी निजी था, राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं था। मस्जिदों में मौलवियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। आसपास के धनी मुसलमान धन या स्थान देकर सहायता करते थे। दो प्रकार के विद्यालय प्रचलित थे। प्राइमरी जो स्कूल्स होते थे उनको मकतब कहते थे, और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट थे उनको मदरसा दोस्तों बोलते थे। मकतब में कुरान शरीफ के उन भागों को ज़ुबानी याद कराया जाता था जो एक धार्मिक मुसलमान को अपने जीवन की इबादत के लिए आवश्यक था। मदरसे जो उच्च शिक्षा प्रदान करते थे उनमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। कुरान शरीफ का पढ़ना और पाठन करना भी आवश्यक रूप से शामिल किया जाता था। हिंदुओं की भांति बालक की शिक्षा एक संस्कार से प्रारंभ होती थी।
जिसे बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। दोस्तों जब बच्चा 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का हो जाता था तो ये बिस्मिल्लाह संस्कार आयोजित किया जाता था और उसमें किसी मौलवी की उपस्थिति में कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बच्चे को कहा जाता था और ये संस्कार जब हो जाता था तो बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश पा जाता था। मकतब में पढ़ने और रखने पर जोर दिया जाता था। आवश्यक नहीं कि मकतब में जो बालक रखा जा रहा है वो उसका अर्थ भी समझे। मदरसे में व्याकरण, तर्कशास्त्र, वाक्यशास्त्र, साहित्य, धर्म, कानून और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन होता है। कहने का मतलब है मकतब में जो पूरा फोकस था वो रटंत विद्या थी। तोते की तरह बच्चों को रटाया जाता था। ज़रूरी नहीं कि वो जो चीज़ें रटाई जाती थी उसका मतलब भी बच्चे को समझ में आए। मदरसे में विद्यार्थी मौलवियों के पास रहते थे और इस प्रकार अध्यापक शिक्षक संपर्क बहुत पास का था। शिक्षकों से आशा की जाती थी कि वह विद्यार्थी को न केवल विभिन्न विषय सिखाएंगे और उनके आध्यात्मिक विकास की ओर भी ध्यान देंगे। मदरसे के साथ मस्जिद के 5 समय की नमाज विद्यार्थी को शामिल होना आवश्यक था। मदरसे को बादशाह या अन्य अमीरों के अनुदान मिलता था और विद्यार्थियों को वजीफ़े दिए जाते थे। अनेक मुस्लिम बादशाहों के राज में शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया बेगम, बलबन इत्यादि ने बहुत से मकतब और मदरसों को स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक शिक्षा के लिए काफ़ी अनुदान देता था। मुग़ल काल में अकबर बादशाह का नाम आपने दोस्तों सुन रखा है। वो विशेष रूप से शिक्षा के प्रोत्साहन के संबंध में काम किए और जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी की जो सर्वोत्कृष्ट रचना है और जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस की रचना किया है, वो अकबर के समकालीन थे और उसी समय ये महान साहित्य का सृजन हुआ था। तो सीधी सी बात है कि उस समय के जो शासक थे वो शिक्षा को दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्रय देते थे। अकबर विद्वानों की इज्जत करता था, वह बहस में स्वयं भी भाग लेता था। मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा घर की चार दीवारी के भीतर ही होती थी। कुरान शरीफ का पढ़ना उन्हें सिखाया जाता था। अच्छे घरानों की महिलाएं बहुत सी अन्य उपयोगी विद्याएं भी सीख लेती थी। इस्लाम वास्तव में एक धर्म से अधिक है। यह एक जीवन व्यतीत करने की दिशा है और जीवन की रूपरेखा है। यह एक सामाजिक सांस्कृतिक दर्शन है और अपने अनुयायियों को नैतिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य अच्छे और नैतिक मानवों का निर्माण करना है जो खुद की वंदना सही अर्थों में करें तथा अपने सांसारिक जीवन को इस्लाम धर्म की हिदायतों के अनुरूप बनाएं। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श निम्नवत हैं। पहला जो उद्देश्य और आदर्श है दोस्तों, इस्लामिक संस्कृत का प्रचार एवं प्रसार। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होने पर उन्होंने भारत में इस्लाम संस्कृत का प्रचार एवं प्रसार करना शक्ति से आरंभ कर दिया। यद्यपि मुसलमान भारत में अपनी संस्कृत लेकर आए थे, उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति रिवाज थे, अपने रहन सहन की विधियाँ थी और उन्हीं में उनकी आस्था भी थी। उन्होंने यहाँ इस्लाम शिक्षा पर बल दिया और मकतब और मदरसा में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी पढ़ाई जाती थी। शरीयत, इस्लामी धर्म एवं कानून का ज्ञान कराया जाता था और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी। ज्ञान का विकास एवं प्रसार, इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हज़रत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे। मुस्लिम शिक्षा का प्रथम उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार था और वह कहते थे कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर ही व्यक्ति धर्म और अधर्म में अंतर कर सकता है। मोहम्मद साहब ने अपने उद्देश्य में कहा था, दान में धन देने की अपेक्षा, दोस्तों दान में धन देने की अपेक्षा वाकई जो विद्या का दान है वो सबसे सर्वोपरि है। यही कहा करते थे मोहम्मद साहब। आगे बात करते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास में मुस्लिम शिक्षा किस प्रकार से योगदान दिया। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश था। इस्लामी शिक्षा में नैतिकता पर अधिक बल दिया जाता था क्योंकि इस्लाम धर्म का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की नैतिकता का विकास करना था। मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद साहब ने एक सुधारक का कार्य किया और मानव के सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दी हैं। इसलिए शिक्षा को व्यक्ति के नैतिक और भौतिक उन्नति का साधन माना है और उनकी दृष्टि में चरित्र निर्माण के बल पर ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। शासन के प्रति वफादारी, मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे, इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। यह मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य एवं आदर्श था। यही कारण है कि उन्होंने अरबी और फारसी भाषा जानने वाले और इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिंदुओं को ही शासन में उच्च पद दिए। कला एवं कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा, जिस समय मुसलमान बादशाह इस देश में आए, यह कला कौशल के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था। वह भी अपने साथ अनेक कला कौशल को लेकर आए थे। प्राय सभी मुसलमान बादशाह कला
और शिल्प प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही कला कौशल के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। साथ ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। राजनीतिक उद्देश्य, इस्लामिक शिक्षा का राजनीतिक भी उद्देश्य था, क्योंकि मुस्लिम शासकों को हमेशा इस बात का भय बना रहता था कहीं हिंदू जनता उनका विरोध न कर दें। अतः उनके लिए ऐसी राजनीतिक अवस्था उत्पन्न करना आवश्यक हो गया था जिसके द्वारा उनका शासन अस्थायी रूप से चल सके। मुगल सम्राट अकबर का शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों बहुत योगदान रहा। जैसे कि हम दोस्तों बात कर रहे थे कि इस्लामिक शिक्षा का प्रचार, ज्ञान का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, और जहाँ की हम बात कर रहे हैं शासन के प्रति वफादारी, तो और कला और कौशल और व्यवसाय की शिक्षा की दोस्तों हम बात कर चुके हैं। और राजनीतिक उद्देश्य, जैसे कि हम आपके सामने अभी बात कर रहे थे कि मुगल सम्राट अकबर का शिक्षा संबंधी यही दृष्टिकोण था। और मुस्लिम श्रेष्ठता की भी स्थापना। मुस्लिम शिक्षा का अंतिम उद्देश्य हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित करके भारत में मुस्लिम श्रेष्ठता को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करना था। मुस्लिम शासक यह भली भांति जानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा हिंदुओं के विचारों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उन्हें भारत में मुस्लिम शासक का स्थिर स्तंभ बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा के माध्यम से हिंदुओं के मस्तिष्क में मुस्लिम आदर्शों एवं सिद्धांतों को सिखाने के लिए उपयोग किया गया। अब मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के गुण अथवा विशेषताएं क्या हैं? मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के निम्न गुण हैं। शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त होना। लोकतांत्रिक शासन में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है। भारत में इस कार्य की शुरुआत मध्यकालीन मुसलमान बादशाहों ने ही कर दी थी। उन्होंने इस देश में अनेक मकतब, मदरसे और पुस्तकालय का निर्माण कराया। उन्हें खुले हाथों से आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने उच्च कोटि के मदरसों के साथ साथ बड़ी बड़ी जागीर भी लगा दी थी। उन्होंने मदरसों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी में सहयोग दिया। इस प्रकार मध्यकालीन शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। निःशुल्क शिक्षा। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मकतब, मदरसों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इतना ही नहीं, मदरसों में छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए आवास और भोजन भी निःशुल्क दिया जाता था। यह सब व्यय अमीर तथा राजा महाराजा उठाया करते थे। कुछ संस्थाओं को आर्थिक व्यवस्था सामाजिक समितियों द्वारा भी दी जाती थी। व्यावहारिकता। शिक्षक केवल शिक्षा के लिए न होकर जीवन के लिए भी थी। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य भावी जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाना था। पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों को पढ़ाया जाता था कि किस तरह उस काल की शिक्षा व्यवहारिक थी। कला कौशल एवं व्यवसायियों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। प्राय सभी मुसलमान बादशाह कला प्रेमी हुए, कौशल प्रेमी हुए और तरक्की पसंद थे। यही कारण है कि मदरसों में कला कौशल और व्यवसायियों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था कराई गई। आज की शिक्षा व्यवसाय परक बनाने पर बल दिया जाता है। जन भाषा की उपेक्षा। मध्यकाल में बहुसंख्यक हिंदू समाज की भाषा प्राकृत तथा अपभ्रंश थी और फारसी और अरबी तो बाहर से आने वाले मुसलमानों की भाषा थी, परंतु जन भाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाकर फारसी को भाषा का माध्यम बनाया गया। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसार नहीं हो सका। कठोर दंड व्यवस्था। इस काल में विद्यार्थियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था थी। बालकों को छोटे छोटे अपराधों पर कड़े दंड दिए जाते थे। कठोर शारीरिक दंड की व्यवस्था होने से बालक पढ़ाई से भयभीत रहते थे तथा शिक्षा के प्रति उनकी रुचि का अभाव होता। दोस्तों, मुसलमान कालीन शिक्षा की ही देन है कि जो आज भी मुर्गा बनाया जाता है और बच्चों को नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। और मुसलमान कालीन जो शिक्षा थी उसमें जो आज नायकवादी प्रणाली कक्षागत परिवेश में हम देखते हैं, यानी मॉनिटेरियल सिस्टम, मॉनिटर बनाया जाता है, ये मुसलमान कालीन शिक्षा की ही देन है। तो रटने पर अधिक बल था। मध्यकाल में मकतब में प्रारंभ से ही कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी। गिनती और पहाड़ा रटाए जाते थे। इस्लामी शिक्षा और कानून रटाए जाते थे। बच्चों की आधे से अधिक शक्ति इस सबको रटने में ही व्यय हो जाती थी। यह उस समय की मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष था। आज रटने पर नहीं बल्कि समझने पर बल देना आवश्यक है दोस्तों, इसमें दिया भी जा रहा है। चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन है। स्त्री शिक्षा की अवहेलना हुई। मुसलमान काल में पर्दा प्रथा का जोर था जिससे लड़कियां तथा महिलाएं घरों के बाहर नहीं निकल पाती थी। लड़कों को महत्व दिया जाता था और मदरसों में लड़कियों को पढ़ने का कोई राइट नहीं था। केवल मध्यम वर्ग तथा राजघराने की लड़कियां की ही पढ़ाई घर पर हुआ करती थी, जिससे स्त्री शिक्षा को बहुत क्षति हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।